अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, ठीक है? ये हमारा यूनिट 5 है बायोकेमिस्ट्री में। ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होंगे, क्या हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या? उससे पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी है क्या, उसकी फॉर्म्स कौन-कौन सी है। उसके बाद हम फ्लो ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है, ठीक है? हम चूँकि एनर्जी का फ्लो इंसान की बॉडी में देखेंगे, सेल्स में देखेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का पता हो, या इसको हम सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया था। उसके बाद जो वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस में, ठीक है? क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है? एक शेप से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होती है, ना ही ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पैदा होती है, और ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बात कहते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह, ठीक है? अच्छा, जो वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व है हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के या एनर्जी के बनने को, तो उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। मैं आप लोग को अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि मुझे बहुत आसान लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है। वो ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी को एटीपी कहा जाता है। एनर्जी एटीपी की शक्ल में हमारी बॉडी या सेल्स के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है? या तो वो उससे एनर्जी हासिल करते हैं, मतलब जिस तरह हम खाना खाते हैं ना तो सैर हो जाते हैं। इसी तरह सेल्स भी इसी तरह होते हैं। इसके अलावा जो लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स में, ठीक है? तो उनके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती है हमारे सेल्स में, ठीक है? अच्छा, तो जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये कौन-कौन से प्रोडक्ट देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, ठीक है? आज हम इसी केमिकल रिएक्शन को खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किन-किन प्रोसेसेस, किन-किन साइकिल्स, किन-किन फेसेस से गुजर कर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो मेटाबॉलिक पाथवे है, या जिसे हम कह लें जो एनाबॉलिक पाथवे है, या जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है हमारे सेल के अंदर, जिसके जिनसे गुजर कर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, तो उस पाथवे को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है? ये उस पाथवे का नाम है, ये उस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस का नाम है जिनसे गुजरकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है? तो आज हम उसको पढ़ने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देखिए, एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी सिंपली क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। दो फॉर्म्स में होती है हमेशा एनर्जी, ठीक है? या टू टाइप्स की होती है। एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है? जब हम मूवमेंट करें, जब कोई काम करें, उस दौरान हमारी जो एनर्जी कंज्यूम होती है या प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, ठीक है? ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा दूसरी फॉर्म उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल किसे कहते हैं? सलाहियत को कहते हैं ना, जो कि इंसान के अंदर होती है, छुपी हुई होती है, ठीक है? और जब सही वक्त आता है तो वो अपनी वो एबिलिटी बाहर शो कर लेता है, ठीक है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है? जब कोई मूवमेंट ना हो, कोई भी चीज, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स, मैटर, इंसान जो भी हो, जब वो स्टैटिक कंडीशन में हो और उसके अंदर जो मौजूद एनर्जी हो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो
एक मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड रखते हैं। मॉलिक्यूल किन से बनता है? एटम से मिलकर बनता है ना, ठीक है। तो वो बॉन्ड उन एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड रखता है। उसके अंदर जो छुपी एनर्जी होती है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो वेरियस, जब वो बॉन्ड टूटता है तो वही एनर्जी फिर रिलीज हो जाती है, ठीक है। और वही जो रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो उनको अपनी बॉन्ड्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, या ट्रांसफर हो गई, बाकी कहीं गायब नहीं हुई। अच्छा, आई होप कि बेसिक्स आसान है ना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आ जाते हैं बायो एनर्जेटिक्स पे। बायो मीन लाइफ, यहाँ पर हम चूंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम खुद नर्सेज हैं, ठीक है, और हमारा इंटरेक्शन पेशेंट्स के साथ होता है, ठीक है, इंसानों के साथ होता है। तो यहाँ पर लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, इसको हम कहेंगे ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर एज ए ह्यूमन कहेंगे, ठीक है। देखिए, इंसान के अंदर, किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर एनर्जी का जो फ्लो होता है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कन्वर्जन, उस पूरे फ्लो को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे कंज्यूम होती है और किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में चेंज होती है, इन पूरे के पूरे सेट ऑफ प्रोसेसेस को, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं इन डेप्थ, तो बायोकेमिस्ट्री के उस ब्रांच को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ सेल्स में हमारी आधी जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आधे से ज्यादा वो कहां पर कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जब मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो, ठीक है, या सोल्यूट का फ्लो हो फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में से तो आसानी चला जाएगा ना, ठीक है। तो उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब उसको चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादातर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में लग जाती है, ठीक है। और वो जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सेल में क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो रिसेप्टर्स हैं या जो गेटवेज हैं, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो जब तक आप उनकी जेब में रोकड़ा नहीं डालोगे, ठीक है, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ी रिश्वत नहीं दोगे एनर्जी की शक्ल में, ठीक है, तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बहुत सारे, एनॉर्मस कहते हैं बेशुमार को, बहुत ज्यादा को, ठीक है, बेशुमार केमिकल रिएक्शंस ईच एंड एवरी टाइम हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे फिर इसको डिटेल में। और ये एक सेल के अंदर होते हैं, तो उन सेल्स को भी, या सॉरी, उन केमिकल रिएक्शंस को भी इनिशिएट करने के लिए, उनको इग्नाइट करने के लिए, उनको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यहाँ यहाँ पे कंज्यूम होती है। इसके अलावा हमारी अपने सेल की सर्वाइवल के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है ना, ठीक है। हमें जो भूख लगती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी ग्लूकोज की कमी आ गई है। अब ये अपना फंक्शन आराम आराम से कम कर रहे हैं, ठीक है। जब इंसान को भूख लगती है एक हद तक तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब वो हद क्रॉस हो जाए तो इंसान के अंदर से जो पावर होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, यहाँ तक कि उठने और बैठने की भी हिम्मत नहीं रहती, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया, और ये आप लोगों से कह रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है एक मॉलिक्यूल में एटम्स को कंबाइन रखने के लिए, या एक मॉलिक्यूल को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक को कहते हैं एंड्रोगोनिक रिएक्शंस, दूसरे को कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, एनर्जी की फ्लो की। अच्छा, तो एंड्रोगोनिक वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको इनिशिएट करने के लिए, जिनको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स द नेट एनर्जी आउटपुट फॉर ईदर इनिशिएशन और कंप्लीशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है,
ठीक है। अच्छा, इसकी आसान सी एग्जांपल होती है जो एनाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म कहते हैं जब स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को या ऐसे प्रोसेस को, ठीक है, एनाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एंड्रोगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड टुगेदर रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो इनको इनिशिएशन और कंप्लीशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके उलट क्या है? एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक एग्जिट से निकला है ना, ठीक है, कि इससे कोई चीज निकलेगी, बाहर निकलेगी, क्या? एनर्जी। ठीक है, तो एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है या जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। हम जो एग्जांपल बार बार आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये क्लासिकल एग्जांपल है एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस की। इसके अलावा जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एक हमने एनाबॉलिज्म पढ़ लिया, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, वो एनाबॉलिज्म, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं या एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड्रोगोनिक हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी की कंजम्पशन होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जबकि एक्सर्गोनिक रिएक्शन की एग्जांपल क्या क्या होगी? एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल होती है कि जब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इसके साथ साथ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का तो हमने जिक्र कर लिया। ठीक है, ये असल में मेटाबॉलिज्म ही है। हमारे सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्टिविटीज होती हैं, जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सिंपली वन लाइनर डिफिनीशन इसकी ये है कि द सम ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, एटम्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर उनकी ब्रेक डाउन होती है, फिर वो लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सारी की सारी को अगर हम एक वर्ड में करें, कंपाइल करें इसको, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया। पहला केमिकल रिएक्शन ये होगा कि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी ब्रेक डाउन होगी स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इस तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। मैंने ये कैसे याद किया था? कैटाबॉलिज्म कट से मैंने याद किया था। ठीक है, रट्टा लगाने के लिए, कि जब बड़े मॉलिक्यूल्स कट कट करके या कट कट होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इसका उलट मेटा एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जिसमें यही स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये तस्वीर में जरा एक नजर देख लीजिए। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस जिनसे या वो केमिकल प्रोसेसेस जिनसे गुजरकर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो उन केमिकल रिएक्शंस को, उन मेटाबॉलिक पाथवेज को कहा जाता है कैटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, कि जिन केमिकल रिएक्शंस, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से गुजरकर ये वाला पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हुआ है, ये इसकी ब्रेक डाउन हुई है। ठीक है, इसका उलट है एनाबॉलिक पाथवेज। तो वो सेट ऑफ या सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिनसे गुजरकर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन पाथवेज को, उन सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को एनाबॉलिक पाथवेज कहा जाता है। ठीक है, और टाइप्स दो है। कौन कौन सी है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है। अच्छा, एनाबॉलिक पाथवेज मोस्टली वो कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
ठीक है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, खर्च होती है, उनको एंडोर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो एनाबॉलिक पाथवेज हैं या जो एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर एंडोर्गेनिक होते हैं, ज्यादातर नहीं तकरीबन सारे के सारे एंडोर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी बॉडी में स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो अपने बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस से गुजरकर एटीपी जनरेट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अच्छा, और इन केमिकल बॉन्ड्स में यही एनर्जी स्टोर हो जाती है जो कि एक्सर्गोनिक में या कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस में या कैटाबॉलिक पाथवेज में दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है, आपको मैंने कई दफा ये मिसाल दी है, ठीक है, कि जितना हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, ठीक है, उससे एक्सिस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारे मसल्स और फैट के ऊपर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें ग्लूकोज जो कि मोनोमर है पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये सब, तो ये जब आपस में मिलकर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च या फिर सेल्यूलोज या फिर डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड ये बनाते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस या एंडोर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिनको ग्लाइकोजन कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस किसी भी मेडिकल टर्म में बनने को कहते हैं। ठीक है, और ग्लाइको ग्लूकोज के लिए यूज होता है। इसका उलट क्या होता है, कैटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे गुजरकर एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अच्छा, ये मोस्ट इन नेचर एक्सर्गोनिक होती है। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि एनाबॉलिज्म्स के रिजल्ट में इनके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी आ चुकी होती है, तो जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो यही स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में एक कैटाबॉलिक पाथवे है वो, ठीक है, एरोबिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जनरेट होती है। अच्छा, अब एटीपी क्या है, एडीपी हमारा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी की करेंसी है। हमारे सेल्स, हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, ये एटीपी बेसिकली है क्या स्ट्रक्चरली, अगर हम बात करें, अगर स्ट्रक्चरली हम बात करें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन है, ठीक है, और इसके अलावा राइबोज शुगर है और प्लस फॉस्फेट ग्रुप है। और आपको मैंने कहा, ये बताया भी था कि नाइट्रोजनियस बेस और शुगर मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बना देता है। ठीक है, ये प्यूरीन है इसलिए इसके 9 कार्बन रिंग है। अगर साइटोसिन और गुआनिन होते तो ये हमारे पास एडेनिन और थायमिन साइटोसिन, एजी एजी हमने पढ़ा था ना, तो एडेनिन और गुआनिन ये होते हैं प्यूरिन्स, और थायमिन और साइटोसिन या यूरेसिल ये पायरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, चले यहां तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है कि कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, एटीपी की अगर हम बात करें तो एडेनिन, क्या हो गया मुझे, सरफराज बन गया, वर्ल्ड कप में जिस तरह सरफराज बना था मैं वही बन गया। अच्छा, तो एडेनिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में टोटल कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच्ड है।
ठीक है, इनके साथ मिले हुए हैं। इसमें जो सबसे हाईली एनर्जी यील्डिंग वो है बॉन्ड है, वो लास्ट बॉन्ड है जो दो फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन दो फॉस्फेट के दरमियान, ठीक है, जो आखिरी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है थर्ड वन, अगर वो बॉन्ड टूट गया, अगर ये टूट जाएगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन है, ठीक है, और इसके अलावा दो फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हुए हैं, ठीक है, तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके अलावा जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो एक फॉस्फेट ग्रुप को ये रिलीज कर देता है, फिर कहीं दूसरी जगह पर अगर एडीपी नजर आता है तो उसके साथ मिलकर ये फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अच्छा, अब जरा इसको देखिए कि एटीपी काम कैसे करती है। अच्छा, एनर्जी कैसी काम करती है, मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास वेरियस लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको इनिशिएट करने के लिए या हमारी अपनी सेल्स के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में ट्रैप होती है, ठीक है, पकड़ी जाती है और स्टोर होती है, ठीक है, तो ये होता है एटीपी का काम। अच्छा, आपके अंदाजे से भी ज्यादा, ठीक है, आपके अंदाजे से बहुत ज्यादा, इंतहाई ज्यादा, ये कहते हैं कि तकरीबन 1 सेकेंड में हमारे सेल के अंदर तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन तक केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सब समझ आ रही है, मैं कहीं इधर उधर तो नहीं बोल रहा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको और बात भी समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, ठीक है, अभी मैं मुझ पे थोड़ा सा वो नींद का दौरा पड़ गया था तो मैं समझा मैं कहीं नींद में बोल रहा हूँ। एनी हाँ, लास्ट बात मैंने क्या कही आप लोगों को, 5 मिनट का रेस्ट न ले लें, थोड़ा सा मैं मुंह हाथ वगैरह धो लूंगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। जी जी जी। चले चले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं तब तक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, तो पूरे या एक काम कर ले, चले ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और न्यू मीटिंग में मिलते हैं। मैं ये मुंह हाथ वगैरह धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, नींद का वो दौरा पड़ रहा है मुझ पे।